वी आर गोइंग टू डील विद द सेक्शन 4 टुडे। सो आज का जो चैप्टर है हम लोग करने वाले हैं दैट इज व्हाट द अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द पार्टनरशिप एंड द नेचर ऑफ द पार्टनरशिप। ये समझिए एंड टू अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6, 4, 5, 6 ये तीन सेक्शंस हैं जो आपको एक साथ पढ़ने चाहिए, एक साथ समझने चाहिए। इन्हीं को टोटलिटी में दिस इज ए कंप्लीट कोड ऑफ टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ द पार्टनरशिप। सेक्शन 4, सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6 गांठ बांध लीजिए इसको अच्छे तरीके से। तो वी विल ये जो टॉपिक कवर होगा सेक्शन 4, 5, 6 अलोंग विद फ्यू केस लॉज हम लोग कवर करने वाले हैं। नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक, ये बहुत जरूरी है बिकॉज अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जैसे कल भी बात की हम लोगों ने, कल का मतलब लास्ट क्लास से है कि दीज क्लासेस आर स्पेसिफिकली फॉर जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशंस। So therefore the approach will be like that कि what is the use of these sections, whether these are useful for our prelims exam or mains or interview. So these sections 4, 5, 6 are very important for your mains, and whenever I say it is important for your mains, automatically it is important for prelims का तो है ही है उसमें, वो मेंस की प्रिपरेशन में टू सम एक्सटेंट prelims की तैयारी आ ही जाती है। तो सेक्शन 4, 5, 6 कुछ भी छोड़ने का मन करे, बिल्कुल पढ़ने का मन ना करे, तो सेक्शन 4, 5, 6 जरूर पढ़ के जाना आप लोग। आपको मेंस में जरूर कुछ ना कुछ यहां से मिलेगा, और प्रीलिम्स में ऐसा हो नहीं सकता कि सेक्शन 4, 5, 6 के बाहर एटलीस्ट यू विल गेट वन क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन 4, 5, 6। तो दीज सेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो उसी को ध्यान रखना, एक एक बात समझनी है आप लोगों ने, एंड फाउंडेशन है section 4, 5, 6 these three sections are the foundation of the entire partnership act, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। सो एग्जाम के पॉइंट से भी इंपॉर्टेंट हुए और आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग ओवरऑल कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हुए। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखते हुए आप लोग इसको पढ़ेंगे। गॉट इट? कोई क्वेश्चन यहां पर किसी का? सो प्लीज कम टू दिस। पहला फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर प्रीलिम्स सेक्शन 4 इट डिफाइंस पार्टनरशिप एंड दिस इज द सेक्शन 239 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इट रिप्लेसेस सेक्शन 239 और यहीं से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है। सेक्शन 4 रिप्लेस्ड विच सेक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये छोटी सी इंफॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जाम। तो सेक्शन 4 रिप्लेस सेक्शन 239 एंड सेकंड इंफॉर्मेशन है आपके लिए कि दिस प्रेजेंट एक्ट एडॉप्ट्स पोलक्स डेफिनेशन विद स्लाइट मॉडिफिकेशन। स्लाइड पे पढ़ लीजिए एक बार ढंग से। तो ये दो क्वेश्चन है आपके। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, बहुत माइन्यूट बात है, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको, कि विच सेक्शन वॉज रिप्लेस्ड। It was the section 239 Indian Contract Act which was replaced number 2। किसकी डेफिनेशन है ये, कौन सा आधार बना है? तो पोलक है, पोलक ज्यूरिस्ट है, उनकी डेफिनेशन का इज द बेसिस ऑफ दिस। तो यहां से फिर प्रीलिम्स लिख लीजिए, यहां से क्वेश्चन आएगा आपके इसमें, और यहां से क्वेश्चन आना ही आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन विल कम दैट सेक्शन 4 डिफाइंस व्हाट। Section 4 defines what? Number 1, it defines partnership, it defines partner, it defines firm, and it defines firm name. These are the question for your prelims exams. Sometimes देखिए छोटी सी बातें लग रही हैं आपको, लेकिन these are very important for your exam. Why I am saying? Generally हम लोग इतना ध्यान रखते हैं section 4 defines partnership, लेकिन what are the other terms? What are the other terms which have been defined in this section? वो भी आपको पता होना चाहिए स्पेसिफिकली। आप याद रखेंगे इसमें कि it not only defines partnership but also define the meaning of partner, meaning of firm and the firm name। इन 4 शब्दों को डिफाइन किया गया है और यहीं से आपसे क्वेश्चन आएगा। कैसे क्वेश्चन आएगा प्रीलिम्स का, मैं लिखवाता हूं आपको क्वेश्चन कैसे आ सकता है। हाउ, देखिए नंबर 1 लिखिए क्वेश्चन फटाफट, कैसे क्वेश्चन आ सकता है लिखिए। ये रहा बोर्ड आपका। सेक्शन 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट डिफाइंस ए पार्टनरशिप, बी फर्म
सी पार्टनर, डी ऑल ऑफ द अबव। इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है यहां पर, ये इससे से कर पाएंगे आप। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना? ऑडियो आ रहा है प्रॉपर, ऑडियो वीडियो की कोई प्रॉब्लम हो? हाँ साहब, ठीक है। चलिए, तो ये आया क्वेश्चन आपका, बेसिक क्वेश्चन से आपकी इंफॉर्मेशन यहां से बनती थी। अब आते हैं अपन अगली कहानी पर। अब आइए, मेन बात यहां पर ये है, दिस इज पार्टनरशिप के बारे में। व्हाट इज ऑल अबाउट पार्टनरशिप, इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए। एंड आई रिकमेंड यू सेक्शन 4 आपको लिख लिख कर वर्बैटम रट लेना चाहिए, घोट लेना चाहिए, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एंड ऑल्सो यू विल हैव टू यूज दिस सेक्शन, यू विल हैव टू यूज दिस सेक्शन इन योर मेंस एग्जाम। मेंस के आंसर लिखने में आपको लिखना पड़ेगा सेक्शन 4 कहीं ना कहीं, तो आपको रटा होना चाहिए। नंबर 1 ये। अब पढ़ते हैं क्या ये, देखिए लैंग्वेज देखिए इसकी। पार्टनरशिप इज द रिलेशन, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन हुम, किन के बीच में संबंध है? बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ व्हाट, ऑफ ए बिजनेस carried on by all or any of them acting for all. So these are the different components, or you can say different parts of the section 4। यहां पर आपको इसी तरीके से इस सेक्शन 4 को ब्रेक करके पढ़ करके समझना चाहिए इस तरीके से। इफ यू डू लाइक दैट, आई बिलीव कि आपको हमेशा याद अच्छा रहेगा और कभी भी कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स। अब यहीं पर जितने जो मैंने आपको राउंड इसमें करके दिखाए हैं यहाँ पर, ये इन्हीं के बेसिस पर आपको बनेंगे। हम इसकी डिटेल में जब हम पढ़ेंगे तो क्या आएगा, एसेंशियल्स ऑफ द पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या हैं। तो इन्हीं को हम लोग रिपीटेडली एक एक लाइन को पढ़ेंगे कि इसका मीनिंग क्या है, वो डिटेल्ड में पढ़ेंगे, और कहाँ पर कौन सा केस लॉ है जिससे किसी पर्टिकुलर पॉइंट को समझाने की कोशिश की गई है। समझ रहे हैं आप ये? तो मैं भी आपको लबुलाब समझाता हूं इसको, फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे, रिपीटेशन पे रिपीटेशन होगा इसमें। सो पहली लाइन क्या है, पार्टनरशिप इज ए रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स। पार्टनरशिप को रिलेशन के रूप में समझाया गया है यहाँ पर। इट इज ए रिलेशन बिटवीन दोज पर्संस, ऐसे व्यक्तियों के बीच के संबंध को हम पार्टनरशिप कहते हैं। कैसे व्यक्तियों के संबंध में? द पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स, जो कि आपस में, ऐसे व्यक्ति जो आपस में प्रॉफिट्स को शेयर करने के लिए सहमत हुए हैं। टू व्हाट दे हैव एग्रीड, दे हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स। दिस इज नॉट लॉस, द एग्जैक्ट वर्ड क्या है पर ये, शेयर द प्रॉफिट्स। दीज टू फेलोज, दीज पर्संस हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स, एंड माइंड इट, द वर्ड यूज हियर इज व्हाट, एग्रीड। दे हैव एग्रीड, वो सहमत हुए हैं। इट मीन्स अब एग्रीड से ही हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे अब, बिकॉज दे हैव एग्रीड, इट मीन्स व्हाट, देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन देम। इसी से अगर आप पढ़ेंगे इतना, इट मीन्स पार्टनरशिप इज ए रिलेशन, partnership is a relation between the persons who have agreed, means who have entered into an agreement, it means who have entered into a contract, जिन्होंने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया है, जिन्होंने कैसा एग्रीमेंट किया है। क्या एग्रीमेंट किया है? एग्रीमेंट इज टू शेयर द प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स को शेयर करने का। और कहां का, किसका? प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस, ध्यान रखना। एंड दिस इज द डेफिनेशन। बिजनेस का मीनिंग हम सेक्शन 2 में पढ़ चुके हैं, इफ यू रिमेंबर, है ना। टॉप, ट्रेड, ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन। सो दीज फेलोज, दीज पर्संस हैव एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट, उन्होंने एक एग्रीमेंट किया है। किस बात का? कि वी विल डू सम बिजनेस एंड वी विल शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ दैट बिजनेस। सो दे हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस। अब अगली बात आती है, फोकस इस पर करते हैं। देखिए क्या है बिजनेस, कैसा बिजनेस
कैरीड ऑन, जिसको बिजनेस को चलाया जाएगा, कैरीड ऑन। कैरीड ऑन का मतलब है दैट शोज ए continuity aspects of this, कि some business should be continued, carried on। और कैरी कौन करेगा इस बिजनेस को? बाय ऑल। या तो उस बिजनेस को सभी लोग करेंगे, कैरीड ऑन बाय ऑल मींस ऑल द पर्संस हु हैव एग्रीड, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या उनमें से कोई एक व्यक्ति करेगा जो सबके लिए कार्य कर रहा होगा। इसको बहुत ही समझिए, देखिए एक एक फ्रेज बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन 4 का। ये समझ गए आप? तो समझिए, पार्टनरशिप समझ गए आप लोग। कैरीड ऑन बाय ऑल, फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसे समझाता हूं इसको। देखिए, देयर आर टू पर्संस, नहीं थ्री पर्संस, ए बी एंड सी। दीज आर थ्री पर्संस, ए एंड बी, ए बी एंड सी। ऑल दीज पर्संस हैव एग्रीड, all these persons have agreed to share the profits of a business carried on by all, का मतलब हुआ कि that business should be carried on by all means A, B, C. For example, that may be business of coaching as well. So three faculties A, B and C, they have agreed that they should continue, they should start a business of coaching, and now each of them will teach A, B and C. तो दिस बिजनेस इज बीइंग कैरिड ऑन बाय ऑल ऑफ देम। या कोई और भी बिजनेस हो सकता है, दैट मे बी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड बिजनेस, दैट मे बी सम प्रोडक्शन यूनिट, दैट मे बी एनी डॉक्टर्स हो सकते हैं। तीन डॉक्टर्स ने इकट्ठे होकर बात की कि नाउ वी शुड स्टार्ट ए हॉस्पिटल, है ना। ऐसा भी हो सकता है डिस्पेंसरी स्टार्ट करें हम लोग, एडवोकेट्स कहें कि हम लोग फर्म स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप में। सो व्हेन ऑल ऑफ देम आर पार्टिसिपेटिंग इन द बिजनेस एक्टिविटीज, वी से the business is being carried on by all of them। उस बिजनेस को सभी लोग कैरी कर रहे हैं। बट समटाइम्स इट मे ऑल्सो हैपन, ये भी हो सकता है कि दैट दिस सेकेंड फ्रेज, इसको प्लीज ध्यान रखना, इसको देखिए अच्छे तरीके से। बाय एनी ऑफ देम, उनमें से केवल एक हो, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, उनमें से एक ही व्यक्ति काम कर रहा है लेकिन सभी के लिए। He is acting for all. It means only A is working, but he is working for all the other persons as well, यानी कि B और C के लिए भी वो काम कर रहे हैं। So ये आपको मैंने एक बार लिटरली पढ़कर समझाया कि जितने भी जो लाइनें लिखी हुई हैं, फ्रेजेस यूज किए गए हैं, इसका मतलब क्या है। अब मैं इसको एक बार में पढ़ के समझाता हूं कि व्हाट इज पार्टनरशिप ऑल अबाउट। तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन, पार्टनरशिप हम उस संबंध को बोलते हैं जिसमें दो व्यक्ति, दो या कोई भी व्यक्ति, बिटवीन पर्सन्स, ऐसे व्यक्ति जो इस बात के लिए सहमत हुए हैं कि वे एक बिजनेस करेंगे और बिजनेस के प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे, और इस बिजनेस को वो स्वयं और सभी भी चला सकते हैं, या उनमें से कोई एक व्यक्ति सभी के लिए भी कार्य कर सकता है। ये जैसे इसमें क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल तीन लोगों ने जुडिशरी की तैयारी शुरू की, ए बी एंड सी। all the three persons started preparing for the judicial services, but unfortunately they could not qualify it. Got it? One of them was very good in teaching skills, and other two were having very good financial. One was having good financial support backup, and other was having some property. So B is having money, C is having property दिख रहा है ना। हाँ चलिए, इतने भी काम चल जाएगा। अब A को पढ़ाना है, तो A ने कहा कि नो, आई विल बी टीचिंग, आई विल बी मैनेजिंग, यू जस्ट प्रोवाइड मी सपोर्ट। सो हियर A is teaching, he is acting for all now. सो बिजनेस है, पार्टनरशिप फर्म में तीनों भी काम कर सकते हैं कि हम तीनों ही मिलकर काम करेंगे, तुम ये वाला सब्जेक्ट पढ़ाना, मैं ये सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, तुम ये सब्जेक्ट पढ़ाओगे, इस तरीके से हो सकता है। या कोई एक व्यक्ति भी पढ़ा कर, बाकी सब लोग साइलेंट पार्टनर्स होते हैं, स्लीपिंग पार्टनर्स हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सब इस रिलेशनशिप को हम बोलते हैं पार्टनरशिप। हम लोग इन्हीं बातों को डिटेल में पढ़ेंगे दोबारा। अभी जहां जहां क्वेश्चन आए बताते रहना आप लोग। अगला पार्ट देख लेते हैं पहले कि इसमें अगला पार्ट क्या है।
जो डेफिनेशंस हैं, देन वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी एस्पेक्ट अगेन. Persons who have entered into partnership with one another are called, these persons कौन से, who have entered into partnership, जिन्होंने पार्टनरशिप की है with one another, these persons are called individually called partners. इनको बोलते हैं व्यक्तिगत रूप से क्या बोलते हैं, पार्टनर्स बोलते हैं, और इनको दे आर कॉल्ड कलेक्टिवली कॉल्ड ए फर्म. तो ए बी एंड सी individually they will be called, who is a is a partner, B is a partner, C is a partner, but cumulatively all these A, B and C collectively will be called firm. So this is the firm ABC. ठीक है, पार्टनरशिप पर फर्म हो गया. And the name under which their business is carried on is called the firm name. So these are the definitions. इस स्लाइड में आपको क्या दिखेगा, पार्टनरशिप का मीनिंग दिखा देगा, who are the partners, what is firm and what do you mean by the firm name. तो 1 2 3 एंड इससे पहली वाली स्लाइड में हम लोग देख चुके थे कि what do you mean by the partnership. और अभी मैंने बात की थी कि दिस सेक्शन 4 डिफाइंस पार्टनरशिप. नंबर 1 पार्टनर्स, नंबर 3 फर्म एंड नंबर 4 फर्म नेम. तो मुझे नाउ आई इनवाइट योर क्वेश्चंस. यहाँ तक किसी को समझ में नहीं आया हो तो मुझे बताएं, देन हम लोग इसका एक एक पार्ट को डिटेल में समझेंगे फिर. सो ये हुआ आपका बेसिक सेक्शन 4. अब बढ़ते हैं बात आगे. अब आगे बढ़ते हैं, इसी की बात करते हैं दोबारा. देखिए ये जो फ्रेज यूज हुआ, इसमें लास्ट का जो फ्रेज था, द बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल ऑफ देम, बाय ऑल और बिजनेस, ये टर्म है देखिए, बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि दे आर एक्टिंग इन एन अरेंजमेंट कॉल्ड म्यूचुअल एजेंसी. इसको समझते हैं पहले, बाकी बातों को भी समझेंगे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे. इसको समझिए क्या मतलब है इस बात का कि एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. इट मींस सपोज इन आवर एग्जांपल ए बी एंड सी, these were three persons who have entered into partnership. It means they have agreed to share the profits of the business carried on this. Now if suppose any of them A is acting for all, he is acting for ABC, सभी के लिए कार्य कर रहा है. It means what, he is the agent of ABC of the others. If I say कि any of them is acting for all, उनमें से कोई भी एक व्यक्ति सभी के लिए कार्य कर रहा है, इट मीन्स क्या कि वो उन सभी का एजेंट के रूप में काम कर रहा है. तो इन दिस केस इस अरेंजमेंट को बोलते हैं, नाउ दे आर पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स हैं, दे एक्ट इन म्यूचुअल एजेंसी. हर एक पार्टनर दूसरे का एजेंट है, फर्म का एजेंट है एक तरीके से. एवरी पार्टनर इज द एजेंट ऑफ द अदर. So this is the, I am your agent, you are my agent. So this is the case of mutual agency. I am acting for all or you may be acting for all. Suppose for example ABC मैडम है, ये ABC लोग हैं, इनका एक बिजनेस है एंड बिजनेस के एक शॉप रन कर रहे हैं. ठीक है. सो नाउ A is purchasing someone somewhere. A गया मुंबई परचेज करने के लिए, B गया कलकत्ता करने के लिए एंड C गया मुंबई. अलग अलग सिटीज में सब लोग परचेज करके लाते हैं. तो व्हेन A is purchasing something, he is purchasing for the partnership firm. So now the bill raised on his purchase will be against all the persons. So because he is acting for other persons. वो सभी के लिए कार्य कर रहा हो. तो जो भी मान लीजिए कलकत्ता से साड़ियां खरीदी गई, तो वहां पर 1 लाख की साड़ी खरीदेगी जो कि फर्म के नाम पे खरीदी गई है. तो नाउ द पर्सन हु इज परचेजिंग देयर, दैट इज ए, जो परचेज कर रहा है वो सभी के लिए कर रहा है. ही विल बी कंसिडर्ड एज द एजेंट फॉर अदर्स. ऐसे ही जो सेम रूल विल बी एप्लीकेबल एज इन केस ऑफ अदर पार्टनर्स.
सो ये सभी पार्टनर्स एक दूसरे के लिए एजेंट के रूप में कार्य कर रहे होंगे और इसी को हम बोलते हैं व्हाट, म्यूचुअल एजेंसी। तो मुझे बताइए ये बात समझ में आई नहीं आई? कैरीड ऑन बाय ऑल ऑफ देम और दिस इज दिस, कम ऑन बताइए जल्दी से। यस सर, ओके फाइन। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। देखिए एक्चुअली क्या है कि मैं आपको हो क्या रहा है कि हम लोग ना थोड़ा इसको कुछ क्लासेस को लाइव भी कर रहे हैं फेसबुक पर और वहाँ पर, वो एक नया सिस्टम है स्टाफ के लिए भी, तो कुछ ना कुछ टेक्निकली कुछ ना कुछ हो ही जाता है। कल हमारा क्लास डिस्टर्ब हो गई, आज है, लेकिन आज एक डिस्टर्बेंस लगातार आ रहा है, एक बीप सी आती है, किसी को मैसेज आता हो या कमेंट आते हो, एक बीप आएगी मैसेज आने की तो हम लोग सोचते हैं शायद वो कहाँ से ऑफ हो, तो 2 मिनट के लिए पॉज हो गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अभी। तो दिस इज द डेफिनेशन। अभी तक मैंने आपको सेक्शन 4 की जो बेसिक लैंग्वेज है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की आपकी। अब देखिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब हम लोग एसेंशियल्स पर जाते हैं, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन आएगा मेंस में वो आएगा आपका व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ पार्टनरशिप। एसेंशियल्स, व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ पार्टनरशिप, और इसी पर चर्चा करनी पड़ेगी आपको। नंबर 1 इस पर आते हैं। देखिए पहली बात आपने देखी सेक्शन 4 की डेफिनेशन ये थी, दिस इज द सेक्शन 4, प्लीज लुक अगेन। तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन between persons who have agreed, इसी को ध्यान रखना, इसी को फोकस करना है हम लोगों ने। और फ्रॉम हियर इटसेल्फ दिस इज द फर्स्ट एसेंशियल दैट देयर शुड बी एन एग्रीमेंट between the persons who want to be the partners. This is the first essential element of a valid partnership. वैलिड पार्टनरशिप का जो एलिमेंट है ये है, सबसे पहला एलिमेंट क्या है, एसेंशियल एलिमेंट क्या है कि देयर शुड बी एन एग्रीमेंट बिटवीन द पर्संस हु वांट टू बिकम द पार्टनर्स। ये पहली है और यही बेसिक है। इसका बेसिक ऑफ पार्टनरशिप के जो आधार है, बेसिक है, वो क्या है, एक एग्रीमेंट होना चाहिए। देयर मस्ट बी सम एग्रीमेंट, दैट एग्रीमेंट मे बी एक्सप्रेस, इट मे बी इम्प्लाइड, बट देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट। अब इसके कॉन्ट्रेरी कर लीजिए। इसमें एक बात क्या, एक एग्रीमेंट होना चाहिए और किसके बीच में होना चाहिए, बिटवीन पर्संस होना चाहिए। 2 बातें हो गई, एग्रीमेंट बिटवीन पर्संस। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज व्हाट, एक करार होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, और दूसरा किन के मध्य होना चाहिए, दैट शुड बी द पर्संस। इट मींस नॉट एनीथिंग एनीवन अदर देन द पर्संस। कैसे भी समझ में आएगा आपको। तो पहली बात हुई एग्रीमेंट। इसका मतलब क्या होगा कि अगर कोई एंटिटी ऐसी है, इफ देयर इज वन एंटिटी हु इज डूइंग द बिजनेस, वो जॉइंटली बिजनेस भी कर रहे हैं, सपोज ए भी छोड़िए, मैं आपको कहानी सुनाता हूं। हिंदू धर्म के लोग थोड़ा सा बिगड़ेंगे नहीं, जरा इसको समझने की कोशिश कीजिए बस। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, इन 5 भाइयों ने कहा कि हम लोग एक जॉइंटली हम लोग एम्पायर चलाएंगे अपना। नाउ दे आर डूइंग समथिंग जॉइंटली। सपोज कीजिए ऐसे ही 5 भाई हैं और उन्होंने अपनी कोई हलवाई की दुकान शुरू की, दे स्टार्टेड जॉइंटली। सो अगर आप ये कहेंगे कि वेदर दे आर द पार्टनर्स, क्योंकि आपको दिख रहा है कि दे आर डूइंग द बिजनेस जॉइंटली, वो बिजनेस जॉइंटली कर रहे हैं, एवरीवन इज एक्टिंग फॉर अदर पर्सन, एक भाई दूसरे के लिए काम कर रहा है, सब आपस के लिए एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, तो दे सीम्स टू बी पार्टनर्स बट दे आर नॉट पार्टनर्स। व्हाई? बिकॉज वी विल हैव टू सी इफ यू वांट टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ द पार्टनरशिप। अगर हम किसी जॉइंट बिजनेस एंटिटी का नेचर जानना चाहते हैं, देन वी विल हैव टू सी कि इफ वी वांट टू ascertain कि this is partnership, then the first and the most important requirement is this, that relation, that entity must arise out of the contract, that must arise out of contract। it means अगर बेसिस उसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, बेसिस अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो कुछ और हो सकता है, लेकिन उसको पार्टनरशिप की कैटेगरी में हम लोग नहीं रखेंगे, समझे। तो इसी से देखिए इसमें आप थ्योरेटिकल देख लीजिए बस, बिकॉज वी हैव सीन दिस सेक्शन 4, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड
हु हैव एग्रीड, और इसी एग्रीड से शब्द निकलता है, बात निकलती है पार्टनरशिप अराइजेस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट। और अगर इसी के साथ हम लोग सेक्शन 5 पढ़ लेंगे तो सेक्शन 5 में स्पेसिफिकली इस बात को कह दिया गया है, प्लीज गो टू सेक्शन 5, दिस इज सेक्शन 5, पार्टनरशिप नोट क्रिएटेड बाय स्टेटस। इसी बात को फर्दर क्लैरिफाई करने के लिए इन्होंने क्या कहा है, पार्टनरशिप नोट क्रिएटेड बाय स्टेटस। पढ़िए सेक्शन 5। रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप, रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप अराइजेस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट एंड नोट फ्रॉम स्टेटस। तो जैसे मैंने कि इनिशियल में कमेंट्स में कहा था कि सेक्शन 4 and 5 and later on 6, these 3 sections should be read together. Now you understand the first line, the very first line of this section 4. The very first line of section 4, partnership is the relation between persons who have agreed. पार्टनरशिप वो संबंध है जिसमें कुछ लोगों ने आपस में एग्रीमेंट किया हो। एग्रीमेंट शुड बी द बेसिस ऑफ दैट रिलेशनशिप। और उसी बात को सेक्शन 5 ने बात फर्दर क्लैरिफाई कर दिया है, दैट पार्टनरशिप अराइजेस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट एंड नोट फ्रॉम द स्टेटस। ये स्टेटस से उत्पन्न नहीं होती है, पार्टनरशिप किससे अराइज होती है, एक कॉन्ट्रैक्ट से अराइज होती है। और इसी लाइन को लिख करके कह देंगे शॉर्ट नोट या एक्सप्लेन, और तो ये बन जाएगा आपका मेंस का क्वेश्चन। तो सेक्शन 4 का जो फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट है एग्रीमेंट, कि इट इज द फर्स्ट देयर शुड बी एन एग्रीमेंट एक्सप्रेस और इंप्लाइड, एंड फर्दर क्लैरिफाइड बाय सेक्शन 5 दैट पार्टनरशिप अराइजेस फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट नोट फ्रॉम स्टेटस। ये बात आपको समझ में आई है या आपको नहीं आई है, कृपया करके मुझे बताइए, लेट मी नो फास्ट, कम ऑन। ठीक है जी, सो आगे बढ़ते हैं अपनी कहानी को लेकर के। सेक्शन 5 का इतना ही पार्ट पढ़ेंगे हम, अब आगे बढ़ते हैं। तो इट मीन्स व्हाट, इफ द बेसिस ऑफ द रिलेशनशिप इज नॉट एन एग्रीमेंट, if the basis of the agreement is not basis of the relationship is not an agreement, then the association would not be a partnership। फिर उस एसोसिएशन को हम पार्टनरशिप नहीं कहेंगे। इसीलिए कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, और वो ये है कि जैसे आप ये देखना हो, ये क्वेश्चन आपका प्रीलिम्स में भी आता है कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वेदर ये पार्टनर हो सकती है या नहीं हो सकती है। देखिए दोनों बातें समझ लीजिए इस तरीके से। क्या क्या है, HUF के बारे में समझते हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, 5 भाई मिलकर के काम कर रहे हैं, उसी तरीके से बिजनेस कर रहे हैं जैसे कि 5 दोस्तों ने आपस में पार्टनरशिप का रिलेशनशिप में किया। ऐसे समझते हैं आप इसको। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड लाइक दिस। These are 5 brothers, A, B, C, D and E. These are 5 brothers and they are the part of the HUF. And these are the small a, small b, small c, small d, small e. These are 5 friends. These are 5 friends who have entered into an agreement. इन्होंने कोई agreement किया. They have agreed to do some business and to share the profits, therefore they are partners as per section 4। got it or not? लेकिन ये जो 5 भाई हैं, है ना, पहले 4 भाई थे, 5 भाई ने जन्म लिया, वो भी उसका पार्ट हो गया। बिजनेस साझा चल रहा है, उनकी सबकी एक ही चक्की है, वहीं के खाते हैं सब लोग। तो वेदर दैट HUF कैन बी कंसिडर्ड टू बी पार्टनरशिप, क्या उनकी लायबिलिटीज वैसे होंगी? नो, बिकॉज HUF का जो ओरिजिन है वो कहां से है? स्टेटस से है। सेक्शन 5 में जो बात की गई है कि स्टेटस, नोट फ्रॉम स्टेटस होना चाहिए, लेकिन HUF का मेंबर आप क्यों हैं? क्योंकि आप उस परिवार का हिस्सा हैं। आपका स्टेटस क्या है? क्योंकि आप पांडवों में जन्म हुआ तो आप पांडव कहलाने लगे। आपकी अपनी कोई मर्जी नहीं थी उसमें, यू डिड नॉट एग्री टू डू दैट। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? So in case of HUF, if HUF is carrying on a business, they are not partners because the basis is the status and not the agreement। ये बात समझ में आई है नहीं? हाँ है ना? Why HUF cannot be called as the partnership? Because the basis is not agreement,
basis of their association, the basis of the members of association is what? Their status. उनका स्टेटस है, क्योंकि वो उस खानदान के वारिस हैं, क्योंकि उस खानदान में जन्मे हैं, ये उनका स्टेटस है, इसीलिए पार्ट हो गए HUF का, है ना। और एग्रीमेंट के पार्टनरशिप के लिए क्या चाहिए? वहां पर चाहिए स्पेसिफिकली कोई ना कोई एग्रीमेंट होना चाहिए कि हाँ हम लोगों को हमारा कोई स्टेटस की पहचान नहीं है कि हम एक ही खानदान के हों, ऐसा जरूरी नहीं है। वहां पर यह है कि मैं भी तैयार हूं, आप भी तैयार है, वी आर एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट एंड नाउ वी विल कंटिन्यू सम बिजनेस। तो दिस इज द डिफरेंस। HUF, व्हाई HUF कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज द पार्टनरशिप? तो डिड यू गेट द डिफरेंस और नॉट? किसके बेस पे हमने इसको मना किया? बिकॉज द ओरिजिन, जो बेस है HUF का, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। जो बेस है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो क्या है? वो स्टेटस है इन केस ऑफ HUF। तो डिड यू गेट इट और नॉट? यहीं तक क्वेश्चन पूछना तो पूछिए, वरना फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। कम ऑन फास्ट। सो व्हाई HUF इज नॉट ए पार्टनरशिप? यू गॉट इट। नेक्स्ट इज व्हाट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज व्हाट? नाउ ये है वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए इस बात समझिए। ये हुआ एड्रेस नंबर A1 A2, यहां पर भी एक फैमिली रहती है F1, यहां पर एक फैमिली रहती है F2। यहां पर भी एक HUF हुई, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF1, और इनकी एक HUF, इसको हम लोग वो नाम दे दिया 2। नाउ ये कह रहे हैं कि HUF1 प्लस HUF2, इन दोनों की मिलकर, दोनों परिवार मिलकर के पार्टनरशिप में कुछ करते हैं। तो वेदर दीज HUFs कैन बिकम द पार्टनर्स और नॉट। HUF, whether this HUF entity is का Hindu undivided family, whether this can be a partner, whether these two HUFs can form partnership or not. Answer is no. Why no? समझिए। Cannot become a partner of a partnership firm because it is not an individual but association. जो HUF है, जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, वो कोई एक इंडिविजुअल नहीं है जैसे कंपनी होती है। कंपनी अपने आप में एक लीगल एंटिटी होती है। कंपनी इज ए डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी बट नॉट द HUF। HUF का जो स्टेटस है वो एसोसिएशन का है। दैट्स व्हाई आई एम्फेसाइज इन द इनिशियल फेज दैट दिस इज रिलेशन बिटवीन पर्संस। HUF इज नॉट ए पर्सन बट HUF इज एन एसोसिएशन। कोई बात समझ में आई? हुआ थोड़ा सा चमत्कार, पढ़ा था कभी इतनी डिटेल में कि उन्हीं शब्दों से इतनी बात निकल करके आएगी। बिकॉज पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन पर्संस, ओनली पर्संस कैन बिकम द पार्टनर, एंड बिकॉज HUF कैन नॉट बी कॉल्ड एज ए पर्सन because it's an association, therefore HUF cannot be partner as well. So HUF not a partnership firm because of the origin is the status and not the agreement, and also HUF cannot become a partner because it's an association, it's not a person, and a partnership can be entered into only by the persons. जय हिंद। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? यहीं तक पूछ लो, अदरवाइज फिर मैं आगे बढ़ता हूं। कम ऑन। सो एन HUF कैन नॉट बिकम ए पार्टनर। HUF पार्टनर नहीं हो सकती है बिकॉज इट्स नॉट एन इंडिविजुअल बट एन एसोसिएशन। समझे? एक तो ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं। इट कैन ओनली बी इंडिविजुअल्स एंड नॉट ए बॉडी पर्सन हु कैन बिकम ए पार्टनर। आई हैव एक्सप्लेन दिस पार्ट एज वेल इन वेरी डिटेल। गॉट इट और नॉट? नाउ दिस इज अगेन whether a partnership firm itself is a legal person or not. It's not a legal person, and this is the question for your prelims. This is question for prelims. ध्यान रखना। now suppose ये क्या हुआ, अब क्या हुआ, इसको ऐसे समझिए कि whether partnership firm itself is a legal person or not, like a company, because a company is a legal person, juristic person.
तो वेदर पार्टनरशिप फर्म ऑल्सो एंजॉयज दैट काइंड ऑफ फिक्शनल पर्सनैलिटी और नॉट? आंसर इज नो। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। These are the partners A and B. These are the partners A and B. These are the persons A and B, and they have formed a partnership A and B. They have formed a partnership A and B. Likewise, there are two other persons C and D, and they have formed the partnership C and D. ऐसे मान लीजिए A for अरशान है और B मान लीजिए नूरजहां है। ए अरशान और नूरजहां दोनों ने मिलकर के एक पार्टनरशिप बनाई, नाम रखा फर्म का ए बी पार्टनरशिप। ओके, उसी तरीके से यहां पर प्रियंका चोपड़ा और जोनास ने अपनी एक पार्टनरशिप फर्म बना ली। तो नाउ देयर आर टू पार्टनरशिप फर्म P1 P2। दीज आर टू पार्टनरशिप फर्म। मेरे एग्जांपल में जो स्क्रीन पर है ए बी और सी डी, दो पार्टनरशिप फर्म हैं। तो now whether these two partnership firm can form a partnership firm P1 plus P2 की answer is no. This is not, because these firms P1 and P2, these are partnership firms. These are not individuals. They do not enjoy the status of the legal person as in case of company. समझ रहे हैं बात? ये तो जो लाइन है ये, पार्टनरशिप फर्म इज नॉट ए लीगल पर्सन, क्योंकि P1 और P2 लीगल पर्संस नहीं है, एंड पार्टनरशिप कैन बी बिटवीन टू लीगल पर्संस ओनली। देयरफॉर टू पार्टनरशिप फर्म्स, है ना, टू पार्टनरशिप फर्म्स कैन नॉट फॉर्म एनी फर्दर पार्टनरशिप फर्म। तो देयरफॉर पार्टनरशिप फर्म इज नॉट कैपेबल of entering into partnership with any other firm or individuals। कोई भी पार्टनरशिप फर्म किसी एक व्यक्ति के साथ कोई पार्टनरशिप रिलेशनशिप में एंट्री नहीं कर सकती, या किसी अन्य फर्म के साथ भी नहीं हो सकती है। तो आई बिलीव कि आपको समझ में आया होगा ये पॉइंट। अगेन यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चन इन योर प्रीलिम्स, यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चन इन योर मेंस एज वेल। तो डिड यू गेट इट अंशप्रिया मैडम? कम ऑन, हरी अप, बताइए, समझ में आई बात? तो दिस इज पार्टनरशिप फर्म। तो वी हैव रेड अबाउट द HUF। HUF कैन इज नॉट ए पार्टनरशिप फर्म बिकॉज ऑफ द, इसका स्टेटस क्या है, दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द स्टेटस नॉट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट। इन इट कैन नॉट ऑल्सो बिकम द पार्टनर बिकॉज दैट्स एन एसोसिएशन, नॉट द इंडिविजुअल। नाउ वी आर स्टडीइंग अबाउट द पार्टनरशिप फर्म। बिकॉज पार्टनरशिप फर्म itself is not a legal person, therefore it is incapable of entering into any kind of partnership, whether with any individual or whether with any other legal firm, partnership firm। हाँ है ना, बताइए, come on। But can a partnership firm enter into a business venture with another company? इन्होंने कहा बिजनेस वेंचर। बिजनेस वेंचर से पहले तो मैं समझ नहीं पाया आप क्या कहना चाहती हैं। पार्टनरशिप का जो ओरिजिन हुआ है, हम लोगों ने पार्टनरशिप क्यों किया है? Why this partnership was? See, the motive of creation of partnership is what? पढ़ लीजिए दोबारा। To carry on the business, to share the profits, है ना। तो पार्टनरशिप तो करी ही बिजनेस के लिए जाती है, बिजनेस के लिए की जाती है, प्रॉफिट शेयर करने के लिए की जाती है। तो बिजनेस तो आप किसी के साथ भी कर सकते हैं, आप उनको हम बोलेंगे थर्ड पार्टी, समझ रहे हैं आप। लेकिन एक हुआ कि पार्टनरशिप फर्म में ही कई पार्ट बनना किसी के साथ। देखिए, जब हम किसी का पार्टनर बनते हैं तो हमारी फिर लायबिलिटीज डिसाइड होती है, म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज डिसाइड होती है 9 to 17 से, एंड विद थर्ड फिर आपके राइट्स डिसाइड होते हैं कुआ थर्ड पार्टी 18 से 30 आगे के लिए, समझे। तो आपके म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस एंड योर राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस विद थर्ड पार्टी वो डिफरेंट होंगे, समझे। तो ये देखना जरूरी है कि आप पार्टनरशिप फर्म में आपका स्टेटस पार्टनर का होगा नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, एक पार्टनरशिप फर्म, ऐसे समझ लीजिए, एक पार्टनरशिप फर्म कभी खुद पार्टनर नहीं बन सकती, एक पार्टनरशिप फर्म खुद पार्टनर नहीं हो सकती, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, ये देखिए नाउ, अब हमने HUF देखा, वी हैव सीन द इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, एंड नाउ वी आर कमिंग टू द कंपनीज के रूप में।
company, private limited company, incorporated company. So there can be a partnership firm could be formed between a number of companies, no problem in that. That can be formed as the company is a legal person. क्योंकि कंपनी एक लीगल पर्सन है, क्योंकि कंपनी एक विधिक व्यक्तित्व है, इसीलिए there can be. So there are two companies. This is AB Private Limited Company. These two fellows, A and B persons, they united and they formed a company, AB Private Limited Company. Similarly, C and D formed a company, CD Private Limited Company. Now these two companies, AB Private Limited, these are the legal persons, LP, and it is also LP, legal person. These two persons can form a partnership, no problem in that. Because the requirement of section 4 is what? Requirement of section 4 is that there should be an agreement between two persons, व्यक्ति, and company is a legal person. So when two companies are uniting, when two companies are agreeing, we can legally say that two legal persons are entering into contract, and which is permissible in law. Therefore companies can form the partnership. So there can be many companies. Suppose there is a company State Bank of India, there is a company Punjab National Bank, there is another company, they can form a partnership firm amongst them. बोलो हाँ ना. चलिए यहां तक कुछ पूछना है, समझ में आया? बट ज्योति मैडम का मैसेज है, सर मींस कंपनीज कैन मर्ज. देखिए ज्योति मैडम, कंपनीज मर्ज का मतलब अलग है, बट पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट मर्ज. माय गॉड, वो कुमार गौरव हस्बैंड एंड वाइफ पे पहुंच गए. लो जी लो, बड़े बढ़िया बढ़िया सवाल आ गए. सी, मैं आप लोगों को जब से आप लोग विधि में आए हैं सब लोगों को एक बात समझा रहा हूं. लॉ का मतलब है यूज ऑफ प्रॉपर वर्ड्स. मर्ज का मतलब ही गलत है. लॉ के अगर इफ यू आर द स्टूडेंट ऑफ लॉ, आपको पहली बात जो सीखनी है वो सीखनी है शब्दों का सही प्रयोग, क्योंकि वर्ड्स में सभी कुछ इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स है, इंटरप्रिटेशन फ्रेजेस है. वर्ड चेंज होते ही इंटरप्रिटेशन चेंज हो जाएगी. यहां मैं मर्जर की बात नहीं कर रहा हूं. यहां पर दो कंपनी, अगर टू कंपनीज हैं, यहां पर जो हमने एग्जांपल दिया, यहां पर यहां पर ए बी सी डी, ये मर्ज नहीं हो रही है. मर्ज का मतलब है कि एक कंपनी दूसरी के अंदर अपने को समाहित कर रही है, यानी कि उसकी अपनी एंटिटी में खत्म हो गई. नो, जैसे ज्योति मैडम ने, ज्योति जे एंड अंशप्रिया, दीज आर टू पार्टनर्स. नाउ सपोज ज्योति एंड अंशप्रिया, they formed a partnership firm. Got it? तो JA फर्म हो गई है. जे इन दिस केस ज्योति आपकी पर्सनैलिटी और अंश प्रिया की पर्सनैलिटी एक दूसरे मर्ज नहीं हुई है. आपका अपना व्यक्तित्व अलग है, उसका अपना व्यक्तित्व अलग है. ये मर्जर नहीं है, ये केवल एक एसोसिएशन है कि नाउ वी विल वर्क टुगेदर. दैट्स इट. वी आर नॉट मर्जिंग आवर पर्सनैलिटी. इसी तरीके से when companies do partnership, they are not merging into each other, they are just joining hands as individuals. Now they will pool their resources, they will pool their technology and human resources, whatever they have, and they will do business jointly. Now the use of the word merge is not good in your part. I hope you understood this. merge नहीं हो रही है यहां पर. ये ज्योति समझ में आई बात? ये नहीं आई आपकी क्वेरी सॉल्व हो गई. लाइव क्लास का मतलब ही है कि आपकी क्वेरीज. नाउ कुमार गौरव का क्वेश्चन है. कुमार गौरव, इफ हस्बैंड एंड वाइफ डू एन एग्रीमेंट फॉर बिजनेस बट नॉट शेयरिंग प्रॉफिट, दे आर पार्टनर और नॉट. चलिए ये थोड़ा एक कदम आगे पहुंच गए हैं. कुमार गौरव ने जो अपना क्वेश्चन भेजा है, पति पत्नी अगर बिजनेस, पति पत्नी एक साथ बिजनेस करते हैं, ठीक है, चलिए, लेकिन प्रॉफिट शेयर के लिए नहीं करते हैं, तो मुझे बताइए वो कर क्यों रहे हैं? बिजनेस कर क्यों रहे हैं? कि आ बैल मुझे मार, मुझे घाटा हो, हम पति पत्नी डूब जाएं? व्हाट इज दिस? दूसरी बात,
मोटिव ऑफ द पार्टनरशिप इज ऑलवेज शेयरिंग प्रॉफिट्स। अगर शेयरिंग प्रॉफिट के लिए नहीं कर रहे हैं तो दैट विल नॉट बी, वो हम लोग थर्ड एसेंशियल एलिमेंट आएगा तब डिस्कस करेंगे ही करेंगे। लेकिन ये बहुत, हम बिजनेस करेंगे लेकिन प्रॉफिट नहीं कर रहे हैं, ये कोई बात हुई? अगर प्रॉफिट के लिए नहीं कर रहे हैं, प्रॉफिट का एलिमेंट नहीं है, तो ये आपकी पार्टनरशिप फर्म नहीं होगी, फिर ये क्लब हो गया, ये सोसाइटी हो गई, कि नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड आपका एसोसिएशन हो गया। तो दैट अगेन विल नॉट बी पार्टनरशिप। नो प्रॉफिट इट मींस नो। देखिए आपने एग्रीमेंट किस के लिए किया, अभी हम लोग आगे बढ़ा दिया आपने मुझे, हम लोग फिर दोबारा बात करेंगे इस पे, लेकिन हमने एग्रीमेंट किस लिए किया? प्रॉफिट शेयर करने के लिए, लेकिन मिला क्या? लॉस। वो बात अलग है, लेकिन हमने एग्री किसके लिए किया था? प्रॉफिट के लिए किया था। दैट इज इंपॉर्टेंट। तो हम लोग थर्ड एसेंशियल एलिमेंट आएगा तब बात करेंगे। अभी हम इस टॉपिक को कवर करते हैं। पहला तो हमने फर्स्ट एसेंशियल डिस्कस कर रहे हैं हम लोग एग्रीमेंट से हमने समझ में आया कि पार्टनरशिप फर्म का जो बेस है वो एग्रीमेंट होना चाहिए, बिटवीन पर्संस होना चाहिए। एचयूएफ ना पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, ना वो पार्टनर बन सकती है, कंपनीज हो सकती है, ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। वेदर एंड, हाँ अब एक बात और खास गए, पर्संस के बारे में बताइए ना। देखिए ये बात थी, देखो कितना पढ़ना पड़ता है, इससे अंदाजा लगा लिया होगा आपको, इतना आसान नहीं है। मैं तो कहता हूं कि एक कंपटीशन चलाया है हमने कि एक बुक लिखें सभी लोग, 100 वेज ऑफ एंश्योरिंग फेलियर, है ना। 100 कौन कौन से तरीके हो सकते हैं जिससे हम एंश्योर करें कि हम कभी सफल नहीं होंगे, वो हम सब लोग फॉलो करते रहते हैं। तो किताबें लिख डालो, शायद नेगेटिवली लोग मोटिवेट हो जाए इसमें। पढ़ने के लिए, अच्छा पढ़ने के लिए आपको फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा सबको अलग रख करके तब पढ़ना चाहिए कंसंट्रेशन के साथ में। छोटे से पॉइंट से बाहर ही निकल पाए अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? दिस इज बिटवीन पर्संस। पर्सन से हमने क्या पता करा कि पार्टनरशिप फर्म लीगल पर्सन नहीं है तो वो पार्टनर नहीं हो सकती, एचयूएफ पर्सन नहीं है तो वो पार्टनर नहीं हो सकती, कंपनी क्योंकि पर्सन है तो इसलिए पार्टनर हो सकती है। और यहीं से हमने निकलना पड़ेगा, पर्सन क्या करें? दे आर एग्रीइंग, इट मींस दे आर एंटरिंग इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट, इट मींस व्हाट? दे मस्ट बी कैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यहीं से बात निकल करके आ रही है, यही इस लाइन से समझ लीजिए कि मैं इसको फोकस कीजिए। when we say they are agreeing, it means they are entering into a contract, ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहेंगे। 5 में भी ये कह दिया कि पार्टनरशिप अराइजेस फ्रॉम ए कॉन्ट्रैक्ट, तो इसलिए फिर कॉन्ट्रैक्ट के प्रोविजंस यहां पर अप्लाई हो जाएंगे। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? देयर मस्ट बी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, फ्री कंसेंट एंड कैपेसिटी टू एंटर इन कॉन्ट्रैक्ट। कैपेसिटी टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, सारे प्रोविजंस यहां पर कॉन्ट्रैक्ट के अप्लाई हो जाएंगे। पर्सन्स, इट मींस व्हाट? पर्सन्स मस्ट बी कैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, हाँ या ना? पर्सन जो व्यक्ति हैं जो पार्टनर बनना चाहते हैं वो काबिल भी होने चाहिए। काबिल मीन्स लीगली एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इट मीन्स ही शुड नॉट बी माइनर, ही शुड नॉट बी अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, he should not be the person disqualified from entering into a contract। ये तीनों सेक्शन 11, 12 रेड, सेक्शन 10, 11, 12 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट विल डिटरमाइन वेदर दिस इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और नॉट। हाँ या ना बताइए? हो गया। अब हमने इसी कैटेगरी में देखना होता है, ये आपका परम प्रिय क्वेश्चन है जो आता है कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति जो दिवालिया के घोषित कर दिया गया है, इंसॉल्वेंट पर्सन पार्टनर बन सकता है या नहीं बन सकता? ये एक आपके सामने यक्ष प्रश्न है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपके लिए प्रीलिम्स और मेंस में आने की संभावना रहती है। मेरे लिए वही चीज इंपॉर्टेंट है, वो या प्रीलिम्स में है या मेंस में है, अदरवाइज सब बेकार है, सब माया है, फिर उसमें नहीं फंसना है आप लोगों ने। तो इनसॉल्वेंट पर्सन कैन बिकम ए पार्टनर और नॉट, तो इसका डायरेक्ट आंसर आपके बैरक में नहीं मिलेगा। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट डायरेक्टली कुछ नहीं कहता है इसके बारे में, लेकिन सेक्शन 34 है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट डायरेक्टली मेंशन दैट ओनली ए सॉल्वेंट पर्सन कैन बिकम ए पार्टनर। दिस इज नॉट द रिक्वायरमेंट। ये रिक्वायरमेंट कहीं नहीं है कि केवल ऐसा व्यक्ति ही पार्टनर बन सकता है जो कि सॉल्वेंट हो, यानी कि इंसॉल्वेंट नहीं हो, ये बात कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन इफ यू रीड सेक्शन 34, then you will realize that they read it
और इससे आपको आइडिया लग जाएगा। सेक्शन 34 IPA, वेयर ए पार्टनर इन ए फर्म is adjudicated as insolvent, where a partner in a firm is adjudicated an insolvent, he ceases to be partner। बस इतना ही काफ़ी है, इतना ही काफ़ी है समझने के लिए। ये देखिए क्या सेक्शन 34 says that when a person is adjudicated एन इंसॉल्वेंट, जब किसी व्यक्ति को दिवालिया एडजुडिकेट घोषित कर दिया जाए तो वह व्यक्ति पार्टनर नहीं रहेगा, वो ही सीजेस टू ए पार्टनर, उसका पार्टनर के रूप में रोल खत्म हो जाएगा स्वतः ही। तो यहीं से आपको आइडिया लगा सकते हैं कि जब एक व्यक्ति जैसे ही इंसॉल्वेंट हुआ वो पार्टनर रह नहीं पाएगा, तो इसका मतलब यह है कि कोई भी इंसॉल्वेंट व्यक्ति पार्टनर नहीं हो सकता। समझे? इतनी सी बात है, बस 4-5 बातें आ गई इसमें जो डिस्कस कर रही थी इसी पॉइंट पर कि HUF कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, इंसॉल्वेंट, क्या ये लोग पार्टनर हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, इनके स्टेटस के रूप में आपसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन रहता हो तो पूछिए मुझसे। अब ये सब मैंने डिस्कस कर डाले हैं। तो दिस was the first essential element of the partnership। ठीक है, तो आई बिलीव नोट्स आपको भेज दिए गए। आज की कथा को हम यहीं विराम करेंगे। बढ़िया पढ़ने के लिए इतना ही बहुत होता है। 1 घंटा मजा आए पढ़ाने में, मुझे भी 1.25 घंटा, और आपको भी। इसको पढ़िए, रिवाइज कीजिए, लिख लिख के याद कीजिएगा। ठीक, और जो मतलब हमारे जितने फाउंडेशन कोर्स के स्टूडेंट हैं, ये सभी लोग फाउंडेशन कोर्स में हैं, तो स्पीड को मेंटेन करने के लिए आपके पास ऑलरेडी बहुत बड़ी लाइब्रेरी क्रिएट हो चुकी है प्री रिकॉर्डेड वीडियोस की। वहाँ से आप अपने पसंद के 1 या 2 सब्जेक्ट को चुनिए और अपनी स्पीड को बढ़ाते रहिए, टेस्ट लगातार देते रहिएगा। आपसे एक बात और शेयर करनी थी मुझे कि अब आपके जो ऐप है विधि जुडिशियल एकेडमी का जो ऐप है, उसको जब ओपन करेंगे, प्रोफाइल में जाएंगे, वहाँ पर आपको मिलेगा बिकम ए पार्टनर का प्रोविज़न। क्या? बिकम ए पार्टनर। तो जब उसको क्लिक करते हैं, कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे तो कंग्रेचुलेट हो जाएगा, आप विधि के पार्टनर हो जाएंगे। और फिर आपको उसी सेक्शन में जाएंगे, दोबारा रीओपन करेंगे ऐप को, तो उसमें मिलेंगे आपको एफिलिएट लिंक्स। एफिलिएट लिंक्स के अगर आप शेयर करते हैं दोस्तों को, और आपके दोस्त लोग हमारे ऐप पर आते हैं और फिर वो कुछ भी यहाँ पर परचेस करते हैं, किसी भी कोर्स में एनरोल करते हैं, तो वो फिर आपको एक आपका अकाउंट है सेल्स अकाउंट, उसमें एक परसेंटेज ऑफ वो है, वो आपके उसमें अकाउंट में शेयर हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। सो आप घर बैठ कर के भी कम से कम कुछ ना कुछ अपना पॉकेट मनी इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। लेकिन आप शेयर तभी कीजिएगा, अपने दोस्तों को रेफरेंस तभी दीजिएगा जब आप खुद कॉन्फिडेंट हो कि विधि वाकई में आपकी ज़िंदगी में मीनिंगफुल रोल निभाने की कोशिश कर रही है ना। हम लोग तो कोशिश करते हैं कि ऑनेस्टली अपनी ड्यूटी को निभाएं। अगर आप लोगों ने इस पैटर्न पर पढ़ लिया तो दुनिया की कोई भी ताकत, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, आपको जो जज बनने से नहीं रोक सकती। शर्त सिर्फ ये है कि जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा है उस तरीके से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, एक्सप्रेस कर दीजिए, बस नोट बियॉन्ड दैट। तो अभी हम सेक्शन 4 पर ही हैं, 5 को हमने थोड़ा सा पढ़ा है अभी, और बाकी की जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं उन पर अगले यानी कि कल क्लास होगी, संडे को क्लास होगी उसमें। ठीक है जी, एनी क्वेश्चन यहाँ तक? वरना हम आज की क्लास को यहीं पर एंड करेंगे। तो कर लिया आपने पूरी क्लास। अगर आप वाकई में सीरियस हैं, मेरे इतने जगाने पर आप जरूर जागेंगे और याद करने बैठ जाएंगे। देखिए, मैं बहुत कठोर होकर कह रहा हूँ, ज़िंदगी में आपके घर वाले भी काम नहीं आएंगे। आपकी एजुकेशन, आपका कैरियर और आपकी हेल्थ, यही आपको एक रेस्पेक्टफुल जीवन टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ लाइफ, आखिरी श्वास तक आपको एक जो रेस्पेक्टेबल लाइफ है वो आपकी हेल्थ देगी और आपका ज्ञान देगा, आपका कैरियर देगा। कोई काम नहीं आएगा कितना ही कोई प्यार करने वाला हो। तो सारे झगड़े छोड़ करके पहले अपने इस पॉइंट पर फोकस करो, अपने को स्टेबल करो और फिर जा करके कुछ और सोचना। अगर अभी तक याद नहीं करे तो चुपचाप बैठ करके याद करो बस। ठीक है, चलिए स्टार्ट हो जाइए फिर ये। और हाँ, दूसरी बात, मैं हर बार कह रहा हूँ आपको कि आपको विधि जुडिशियल.com वेबसाइट और विधि जुडिशियल एकेडमी का ऐप
इसको ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहिए। बस वहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज़ मिलेंगी, वहाँ आपको छोटे छोटे कोर्सेज मिलेंगे जो आपके लेवल को और एक प्रो लेवल पर ले जाएंगे आपको, उनको ज़रूर एक्सप्लोर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।